हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर टू हिंदी यूनिट 5। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके जो फॉर्म है वो ओपन हो चुके हैं। डेट भी आपको पता चल गई है कि किस डेट से किस डेट तक आपके एग्जाम जो फॉर्म है वो फिल होने वाले हैं, और साथ में एग्जाम डेट का भी आप लोगों को पता चल गया है। तो अब सिर्फ आपके पास 50 या 55 दिन का टाइम है, और उस टाइम को आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा अब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए यूनिट 5 हिंदी कविता, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि इसके एमसीक्यू या मॉक टेस्ट कहाँ से करें, इन कविताओं को कैसे कवर करें, क्योंकि आपकी जो कविता है, अगर मैं सच बताऊं ना बेटा, तो कम से कम 3 महीने आपको ये कविता ही पूरा करने में चले जाते हैं। ऐसा आपकी जो यूनिट 5 है हिंदी कविता, उसमें इतनी कविताएं भर भर के दी गई है, चाहे वो आदिकाल की है, भक्ति काल की, रीति काल की या फिर आधुनिक काल की। तो अब आप लोगों को मैं इतनी उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट कविताएं हैं उनको डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, उसमें आपको बताऊंगी कि आपको अभी हाल ही में पेपर के लिए कौन सी कविताएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पृथ्वीराज रासो आपके जो रासो साहित्य है आदिकाल के अंतर्गत है। पृथ्वीराज रासो का एक रेवा तट आपके सिलेबस में दिया गया है। कौन सा भाग दिया गया पृथ्वीराज रासो का? रेवा तट। और बताया गया है कि उसमें से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आपको असत्य बताना है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो में रेवा तट 27वां सर्ग है। पृथ्वीराज तृतीय और शहाबुद्दीन गौरी के बीच युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी के बीच युद्ध 3 दिन तक चला था। तो ये एमसीक्यू मैंने अपने खुद के खुद से बनाए हैं, और ये क्वेश्चन मैंने जो आपकी भूमिकाएं हैं कविता की, उसमें से भी क्वेश्चन उठाए हैं। तो आपको भूमिका और कविता दोनों ही पढ़नी है। मैंने बताया कि मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर बना दूंगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सी कविताएं हैं जिनकी आपको भूमिका पढ़नी है, और कौन सी कविताएं हैं जिनको आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। तो मैंने बता दिया, पृथ्वीराज रासो का जो रेवा तट है आपके सिलेबस में दिया गया है। तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जिक्र है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई के द्वारा जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, उसमें पृथ्वीराज फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का यहाँ पर वर्णन है, सही है। पृथ्वीराज रासो में रेवा तट 27वां सर्ग है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत कितने सर्ग दिए गए? 69 सर्ग यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये कौन सा सर्ग है? रेवा तट या नर्मदा जो नदी है, रेवा का मतलब क्या है? नर्मदा या रेवा तट है। तो कौन सा सर्ग? 27वां सर्ग यहाँ पर दिया गया है। पृथ्वीराज तृतीय और शहाबुद्दीन गौरी के बीच युद्ध हुआ था, ये भी सही है। और पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी के बीच युद्ध 3 दिन तक चला था, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ था वो 4 दिन तक चला था। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने जो पृथ्वीराज रासो की भूमिका है वहां से उठाया है। तो युद्ध कितने दिन तक चला था? 3 दिन नहीं बेटा, कितने दिन चला था? 4 दिन चला था। इसीलिए यही ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो के रेवा तट में दाहिमे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? पृथ्वीराज रासो का जब रेवा तट पढ़ते हो, रेवा तट में दाहिम शब्द का प्रयोग हुआ है, और पूछा गया है कि यह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? चंद बरदाई के लिए, चामुंडा राय के लिए, शहाबुद्दीन गौरी के लिए या जयचंद के लिए? तो पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गौरी के साथ भी युद्ध किया था, और जयचंद के साथ युद्ध किया था। तो ये तो ऑप्शन में जाएंगे नहीं। अब चंद बरदाई और चामुंडा राय के बीच आप लोगों को टाई तोड़नी है। तो पृथ्वीराज रासो के जो सखा थे, मित्र थे, या इसके दरबारी कवि कौन थे? चंद बरदाई थे। तो ये इसके लिए प्रयोग नहीं हुआ है। किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये चामुंडा राय के लिए प्रयोग हुआ है। ये चामुंडा राय कौन थे? ये पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? सेनापति थे। और यही चामुंडा राय कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को, जब ये देवगिरी
देवगिरी जीतकर वापस आते हैं पृथ्वीराज चौहान, कहते हैं कि आप नर्मदा नदी के किनारे वहां पर बहुत से हाथी वन में घूमते हैं, तो क्यों न आप रेवा तट पर शिकार खेलने के लिए जाएं। तो पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान को रेवा तट के लिए शिकार खेलने के लिए कौन कहते हैं, तो चामुंडा राय कहते हैं। और चामुंडा राय कौन है, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति, और सेनापति को यहाँ पर क्या कहा गया है, दाहिम शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक बात और बोलना चाहूंगी बेटा, साथ में आप पेन कॉपी जरूर रखना, साथ में नंबरिंग करते हुए चलना, सही है तो सही और गलत है तो गलत। गलत के आगे आपको मेंशन करना है टॉपिक, और क्लास खत्म होने के बाद आपको, मान लीजिए आपका पृथ्वीराज चौहान से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो सॉरी पृथ्वीराज रासो से, तो आपको पृथ्वीराज रासो कविता को आपको फिर से रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि रेवा तट पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को शिकार खेलने के लिए कौन कहता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आ ही गया है, तो कौन कहते हैं, चामुंडा राय कहते हैं। ये देवगिरी जगह का नाम है, देवगिरी क्योंकि इन्होंने जीता था। किसने जीता था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। दीर्घतपा और पालकाय यहाँ पर दो मतलब ये पात्र आए हैं, जो पृथ्वीराज रासो है उसके अंतर्गत है। जो दीर्घतपा और क्या है, पालकाव्य ऋषि। तो दीर्घतपा और पालकाव्य ऋषि यहाँ पर क्या है, जो वन है वहां पर क्या है, ये हाथी वगैरह घूमते हैं, तो ये वहां पर उनका जिक्र किया गया है। तो इसका जो आंसर है कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अमीर खुसरो के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अमीर खुसरो पूछा गया है, यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाला जिला एटा में हुआ। खड़ी बोली को हिंदी की तूती अमीर खुसरो ने कहा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो की पहेलियां एवं मुकरियां प्रसिद्ध नहीं थी। मुखिया नहीं आएगा, यहाँ पर मुकरिया शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध नहीं थी। तो अब देखो इसमें, अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाला जिला एटा में हुआ था। तो पटियाला नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, पटियाली जिला एटा में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ये भी गलत है। और अमीर खुसरो की पहेलियां एवं मुकरियां प्रसिद्ध नहीं थी, बल्कि क्या थी, इनकी प्रसिद्ध थी। तो ये भी क्या है, गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। हिंदी खड़ी बोली को हिंदी की तूती अमीर खुसरो ने कहा, बिल्कुल सही है। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये भी सही है। एक प्रसिद्ध पंक्ति इसके गुरु के बारे में पूछी जाती है कि चल घर खुसरो, आपने कुछ इस तरह करके, तो ध्यान रखना है वो किसके ऊपर लिखी है, इन्होंने लिखी है अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नारी से तू नर भई और श्याम वर्ण भई सोए, गली गली कुकत फिरत कोयलो कोयलो लोय। उक्त पंक्ति का क्या अर्थ है। अमीर खुसरो से क्वेश्चन है और बताना है कि इस पंक्ति का अर्थ अमीर खुसरो ने क्या बताया है। क्या पान बताया है, कोयल बताया है, नारी बताया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो के द्वारा इस पहेली का अर्थ क्या बताया गया है, कोयल बताया गया है। नारी से तू नर बही और श्याम वर्ण भई सोए, गली गली कुकत फिरत कोयलो कोयलो लोय। तो ये पंक्ति अमीर खुसरो ने कोयल के लिए प्रयोग की है। तो अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं उनको अच्छे से देख जाना बेटा, क्योंकि हर बार यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आपसे इसी तरह पंक्ति उठाकर दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इसका अर्थ अमीर खुसरो ने क्या बताया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि नंदन के नंदन कदम के तरु तरु धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल बैरी बैरी से बोली पठाओ। यहाँ बैसल शब्द का क्या अर्थ है। तो विद्यापति से क्वेश्चन पूछा गया है। विद्यापति की जो पदावली आपके सिलेबस में लगी हुई है, पूछा है कि नंदन के नंदन कदम के तरु तरु धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल बैरी बैरी से बोली पठाओ। भगवान श्री कृष्ण जो भगवान किसके पुत्र थे, नंद के पुत्र थे, और वो कदम का जो पेड़ है उसके नीचे बैठकर क्या करते थे, मुरली बजाते थे। तो यहाँ पर बैसल शब्द का आपसे अर्थ पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या है। तो बैसल शब्द का अर्थ क्या बैठे हैं, क्या बोलते हैं, क्या बुलाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बैसल शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या जाएगा कि श्री कृष्ण भगवान उस जो कदम का जो पेड़ है उसके नीचे बैठे हैं। तो क्या जाएगा इसका आंसर, बैसल का अर्थ यहाँ पर हो जाता है कि बैठे हैं।
विद्यापति के द्वारा कीर्ति पताका की रचना किस आश्रयदाता के लिए की थी? जो विद्यापति ने कीर्ति पताका और कीर्ति लता दो रचनाएं की थी, एक तो शिव सिंह के ऊपर लिखी थी और एक इन्होंने लिखी थी किसके ऊपर लिखी थी? कीर्ति सिंह के ऊपर लिखी थी। तो यहाँ पर आपसे कीर्ति पताका पूछी गई है कि किस के आश्रयदाता में लिखी थी, यानी किसको समर्पित है ये पुस्तक, कौन सी कीर्ति पताका? शिव सिंह को समर्पित है, कीर्ति सिंह को समर्पित है, जय सिंह को समर्पित है या शिवराज को समर्पित है? तो विद्यापति के द्वारा जो कीर्ति पताका रचना लिखी गई है ये बेटा किसको समर्पित है? ये शिव सिंह को समर्पित है। कीर्ति लता कीर्ति सिंह को समर्पित है, यानी कि शिव सिंह कीर्ति लता जो है वो कीर्ति सिंह के ऊपर लिखी गई है और कीर्ति पताका शिव सिंह के ऊपर लिखी गई है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यह आश्चर्य की बात है कि क्या खुसरो के समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी उनकी पहेलियों में मिलती है? यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, नामवर सिंह का और डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो 4-5 आलोचक ऐसे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर बच्चन सिंह है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। इन्होंने आपके जो सिलेबस में लेखक या कवि लगे हुए हैं, इन्होंने उनके बारे में क्या बोला है ये आपको जरूर देखकर जाना है। आपसे अमीर खुसरो के बारे में पूछा गया, 4 आलोचक यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है कि खुसरो के समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी उनकी पहेलियों में मिलती है। किसने कहा है ये कथन? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो के बारे में कहा है। अमीर खुसरो के बारे में हर बार आपके एग्जाम से क्वेश्चन आता है, चाहे उसकी पहेलियों से है, चाहे उसकी मुकरियां हैं, या फिर उसके कृतित्व को लेकर है, या फिर अलग अलग आलोचकों ने उनके बारे में क्या बोला है। तो अमीर खुसरो को अच्छे से करके जाना है, क्योंकि हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। मतलब कि इबादत से होकर सब के सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से हैं? इस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कविताओं को बिल्कुल डीप में पढ़ना है, खासकर आधुनिक काल की कविताओं को। मतलब कि इबादत से होकर सब के सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से हैं? मोचीराम कविता से है, नक्सलवाड़ी से है, कल सुनना मुझे से है, या फिर एक और कविता दी गई है, यहाँ पर कौन सी दी गई है? अकाल दर्शन। तो बताना है ये पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं, कि मतलब कि इबारत से होकर सब के सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। पंक्तियां कौन सी कविता से ली गई है? तो ये जो पंक्तियां हैं या कविता है धूमिल के द्वारा लिखी गई कविता है नक्सलबाड़ी, और नक्सलबाड़ी कविता से ये पंक्तियां उठाई गई है। मोचीराम, कल सुनना मुझे और अकाल दर्शन, ये भी किसकी कविताएं हैं? धूमिल की कविताएं हैं। पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। तो नक्सलबाड़ी कविता और अकाल दर्शन, ये जो 2 कविताएं हैं, इन कविताओं की पंक्तियों को आपको अच्छे से कंठस्थ करना होगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आषाढ़ महीना और संथाल जाति का जिक्र निम्न में से किस कविता में है? कौन से महीने का जिक्र है? आषाढ़ महीने का, और संथाल जाति यहाँ पर दी गई है और पूछा गया है कि इनका जिक्र किस कविता में आया है? हरी घास पर क्षण भर कलगी बाजरे की, मोचीराम, यह दीप अकेला। तो मोचीराम अभी बताया है मैंने किसकी है? सुदामा पांडे धूमिल की। हरी घास पर क्षण भर कलगी बाजरे की और यह दीप अकेला, ये किसकी कविताएं हैं? ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविताएं आपके सिलेबस में दी गई है। वहीं से क्वेश्चन है कि आषाढ़ महीना और संथाल जाति का जिक्र निम्न में से किस कविता में आया है? तो ये हरी घास पर क्षण भर में ये कवि इस महीने का जिक्र और संथाल जाति का जिक्र किया गया है। याद कर सके अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी हैं, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? याद कर सके अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी हैं, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है? बताना है। हरी घास पर क्षण भर, यह दीप अकेला, कलगी बाजरे की, रोटी और संसद। रोटी और संसद किसके द्वारा लिखी गई है? धूमिल के द्वारा। और ये तीनों कविताएं हरी घास पर क्षण भर, यह दीप अकेला, कलगी बाजरे की, ये लिखी गई है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा। तो आपको बताना है कि ये पंक्तियां कहां से ली गई है? क्या ये हरी घास पर क्षण भर से संकलित है, यह दीप अकेला से है, कलगी बाजरे की से है, या फिर रोटी और संसद से ये पंक्तियां उठाई गई हैं? तो ये कहां से ली गई है बेटा? ये भी ली गई है आपकी हरी घास पर क्षण भर। कहां से ली गई है ये?
ये भी आपकी उठाई गई है, हरी घास पर क्षण भर से याद कर उन्हें अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, तो कहां से उठाई गई हैं? हरी घास पर क्षण भर कविता से ये पंक्तियां उठाई गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा दे वीणा कविता में प्रियवंद द्वारा किरीट तरु को नहीं कहा गया है। प्रियवंद है, यहाँ पे बंद नहीं है। तो प्रियवंद नाम के जो मतलब ऐसा दे जो वीणा है उसको बजाते हैं इस कविता में, तो बताया गया कि प्रियवंद ने जो किरीट तरु है उसको क्या संबोधित नहीं किया है। ओ विशाल तरु, ओ दीर्घकाय, ओ तरु तात और पेड़। तो पेड़ का उन्होंने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। प्रियवंद ने हमेशा इनको क्या कहते हैं? तरु। किस शब्द से संबोधित करते हैं? ये तरु शब्द से संबोधित करते हैं, लेकिन हर बार तरु के आगे कुछ और शब्द लगाकर उसको संबोधित करते हैं। और साथ में ये ध्यान रखना है कि ओ शब्द का प्रयोग इन्होंने जो ये कविता है ऐसा देवीणा, इसमें 7 बार प्रयोग किया है। 7 बार इन्होंने प्रयोग किया है। किस किस नाम से इन्होंने संबोधित किया है? 3 नाम तो आपके सामने आ जाते हैं। ओ विशाल तरु, ओ दीर्घकाय, ओ तरु ता। 3 शब्द तो यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने कविता नहीं पढ़ी है तो ये कविता आप लोग पढ़ लेना, हर बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और 4 नाम अलग कौन-कौन से हैं? अगर आप सीरियस में तैयारी कर रहे हैं तो आगे जो 4 और इन्होंने मतलब संबोधित किया है प्रियवंद ने किरीट तरु को, उनको भी एक जगह मेंशन कर लेना है। इस तरह से आपको क्या करना है? अपनी तैयारी को अब पकड़ना होगा। तो ऐसा देवीणा कविता में प्रियवंद द्वारा किरीट तरु को क्या नहीं कहा गया? ओरे पेड़ शब्द से संबोधित नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि ऐसा देवीणा को जापानी लौकिक कथा पर आधारित किसने माना है? क्या बताया गया है? ऐसा दे वीणा को जापानी लौकिक कथा पर आधारित किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऐसा दे वीणा को जापानी लौकिक कथा पर आधारित मानने वाले आलोचक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने माना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। निम्न में से असत्य है। असत्य पूछा गया है। परिवर्तन कविता जो पंत की है वहां से क्वेश्चन है। परिवर्तन कविता पल्लव में संकलित है। यह एक लंबी कविता है। परिवर्तन निष्ठुर का प्रतीक है। परिवर्तन कविता 30 भाग में संकलित है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो परिवर्तन जो कविता है पल्लव में संकलित है, ये सही है। यह एक लंबी कविता है, ये भी बिल्कुल सही है। और परिवर्तन को यहाँ पर निष्ठुर कहा गया है, ये भी सही है। लेकिन परिवर्तन कविता 30 भाग में नहीं बल्कि कितने भागों में है? ये 32 भागों में ये कविता विभाजित है। संकलित है या फिर विभाजित है, ध्यान रखना है। परिवर्तन कविता में अलग अलग मतलब अध्याय दिए गए हैं, तो टोटल ये कविता 32 अध्याय में क्या है? विभाजित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कविता है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, आपके निबंध जो ये कौन सी विधाएं हैं, मतलब ये जो अन्य गद्य विधाएं हैं जैसे कि जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, हर बार आपसे यहाँ से क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख सकते हो कि आपका एनटीए का जो मतलब पेपर है वो कितना डीप जा चुका है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कालिदास कविता है, नागार्जुन के द्वारा लिखी गई, वहां से क्वेश्चन है। इंदुमती के मृत्यु शोक से कामदेव जब भस्म हो गया, शिव जी की तीसरी आंख से विदुर यक्ष का मन जब उल्टा। तो बताना है कि पहले कौन सी पंक्ति है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी और फिर कौन सी है। इस तरह से पहले से बाद के क्रम में आपको इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले आएगा इंदुमती के मृत्यु शोक से, सबसे पहले ये पंक्ति आएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 एलिमिनेट हो जाता है। कामदेव जब भस्म हो गया, शिव जी की तीसरी आंख से विदुर यक्ष का मन जब उल्टा। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा क्रम सही है। देखो, इंदुमती के मृत्यु शोक से ये पहली लाइन मतलब सबसे पहले आएगी, फिर इसके बाद क्या आएगा? शिव जी की तीसरी आंख से, फिर 3 जाएगा, फिर कामदेव जब भस्म हो गया, फिर ये लाइन आएगी, और फिर कौन सी लाइन आएगी? विदुर यक्ष का मन जब उल्टा। तो यानी 1, 3, 2 और 4 ये क्या है? सही क्रम है कालिदास कविता का। पहले ये पंक्ति है, फिर उसके बाद ये पंक्ति दी गई है, फिर ये पंक्ति आती है और फिर ये पंक्ति आती है। इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आधुनिक काल की जो कविताएं हैं उनको आपको कंठस्थ करना पड़ेगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है। निम्न पंक्तियां किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की या फिर महादेवी वर्मा की। तो तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है। प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये पंक्तियां लिखी गई है महादेवी वर्मा के द्वारा। और कौन सी कविता से ली गई है अगर आप लोगों को पता है तो मैं बता देती हूँ। वैसे आप लोगों को ये है फिर विकल है प्राण मेरे, फिर विकल है प्राण मेरे महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई कविता है। और किस में संकलित है? ये सांदे गीत में संकलित है। एक बात और बता देती हूँ, जब आप कविताओं को करते हो या फिर कोई भी विधा करते हो, आपको उसकी विधा पता होनी चाहिए, साथ में वो विधा किस में संकलित है। जैसे कि आपके दो ही विधा ऐसी है, कहानी है एक तो, और एक आपकी क्या है, ये कविताएं हैं। कहानी को आपको याद रखना पड़ेगा कि वो किस में संकलित है, कविता को आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कविता किस कविता संग्रह में संकलित है। दो यूनिट ऐसे हैं आपके, यूनिट 5 और यूनिट 8, दोनों यूनिटों को आपको साथ में ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये किस मतलब उसमें संकलित है। तो तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। फिर विकल है प्राण मेरे कविता से हैं, और फिर विकल है प्राण मेरे कविता किस में संकलित है? सांध्य गीत में संकलित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जूही की कली कविता में किस ऋतु का वर्णन है? ग्रीष्म ऋतु का, शरद ऋतु का, बसंत ऋतु का या फिर वासंती ऋतु का। तो जूही की कली कविता में जो ऋतु आई है कौन सी आई है बेटा? याद रखना है, बसंत ऋतु का यहाँ पर वर्णन किया गया है। वासंती यहाँ पर क्या है? वासंती हवा का यहाँ पर जिक्र है, न कि ऋतु का यहाँ पर जिक्र है। वासंती नाम की कोई ऋतु नहीं होती, ये आप लोगों को पता होगा। लेकिन बसंत ऋतु का क्या है यहाँ पर वर्णन है। और ये वही कविता है जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में जब इसके गूढ़ अर्थ को समझते हैं तो बाद में फिर इस कविता को क्या करते हैं, ये प्रकाशित करते हैं। जूही की कली किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कामायनी का रचना क्रम जैसा जटिल है, विधान वैसा ही व्यापक है, व्यापक व मंगलमयी है। प्रस्तुत कथन किस आचार्य का है? कामायनी रचना जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी, कुल 15 सर्ग हैं। इसमें सर्गों को ध्यान से देखना है कि पहले कौन सा सर्ग है, बाद में कौन सा है, यानी कि सर्गों का क्रम आपको पता होना चाहिए। एक बार रिपीट करवा देती हूँ। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, संपन्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। टोटल इसमें कितने सर्ग दिए गए हैं? 15 सर्ग दिए गए हैं। और सर्ग आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यानी सर्गों के जो नाम है आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। वैसे 3 सर्ग आपके सिलेबस में दिए गए हैं। कामायनी के कौन कौन से सर्ग लगे हुए हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो कामायनी का रचना क्रम जैसा जटिल है, विधान वैसा ही व्यापक व मंगलमयी है। तो ये कहने वाले आलोचक कौन है? ये किसने कहा है? ये कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। किसने कहा है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा ये कथन कामायनी के बारे में कहा गया है। ऊपर हमने क्या था, ऐसा देव वीणा के बारे में, वो भी किसने कहा था? रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया था। तो अब रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ आपको रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह को भी करना पड़ेगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि घुसती है लाल लाल मसाल, अजीब सी अंतराल, विवर के तम में लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रक्तालोक पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में मुक्तिबोध, उपयुक्त काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से हैं? मुक्तिबोध की कविताएं लगी हुई है सिलेबस में। पूछा गया है कि घुसती है लाल लाल मसाल, मसाला नहीं यहाँ पर मसाल, अजीब सी अंतराल, विवर के तम में लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रक्तालोक पुरुष एक रहस्य साक्षात। बताना है कि मुक्तिबोध की किस कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल है, अंधेरे में है, या मुझे कदम कदम पर, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं। ये शायद आपने कविता पढ़ी होगी, तो ध्यान रखना है ये कविता भी किसकी है? मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। तो जो ये पंक्तियां यहाँ पर उठाई गई हैं, ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? ये पंक्तियां अंधेरे में कविता से ली गई हैं। अंधेरे में भी क्या है? एक लंबी कविता है। तो घुसती है लाल लाल मसाल, अजीब सी अंतराल, विवर के तम में लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रक्तालोक पुरुष एक रहस्य साक्षात। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां कहाँ से उठाई गई हैं? अंधेरे में कविता से, जो मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। सरोज समर्ति कई अर्थों में राम की शक्ति पूजा की पूरक कीर्ति है, ये किसने माना
माना है? सरोज समर्ति निराला के द्वारा लिखी गई और सरोज समर्ति को हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। हिंदी का दूसरा शोक गीत किसको माना जाता है? शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखा गया है, मिट्टी की बारात। किसके द्वारा लिखा गया है? ये शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा मिट्टी की बारात ये मतलब कविता लिखी गई है। और ये कविता कब आती है? 1972 में आती है और 1974 में इसके ऊपर इनको क्या मिलता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना के ऊपर किसको मिला था? शिव मंगल सिंह सुमन को। तो हिंदी का पहला शोक गीत सरोज समर्ति, हिंदी का दूसरा शोक गीत माना जाता है मिट्टी की बारात, शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखा गया है। तो सरोज समर्ति निराला के द्वारा, जो निराला की पुत्री है सरोज, उनके ऊपर लिखा गया है और पूछा गया आपको यहाँ पर बताना है कि सरोज समर्ति कई अर्थों में राम की शक्ति पूजा की पूरक है। राम की शक्ति पूजा किसके द्वारा लिखी गई? ये भी निराला के द्वारा लिखी गई है। तो यानी दोनों का आपस में क्या कर दिया? कंपैरिजन बताया कि सरोज समर्ति कई अर्थों में राम की शक्ति पूजा की पूरक कीर्ति है। तो ये किसने कहा है? ये कहने वाले भी आलोचक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ये कहा है सरोज समर्ति के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सतपुड़ा के घने जंगल कविता कहां पर लिखी गई है? सतपुड़ा के घने जंगल किसकी कविता है? भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत पड़ोस और सतपुड़ा के जंगल, दो कविताएं आपके सिलेबस में दी गई हैं, भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई कविता है। पूछा गया है कि ये कविता कहां पर लिखी गई है? बैतूल शहर में, लुधियाना शहर में, विंध्याचल शहर में, इनमें से कोई नहीं। तो सतपुड़ा के जंगल जो कविता है, ये घने जंगल कविता कहां पर लिखी गई है? बैतूल शहर में ये कविता लिखी गई है। विंध्याचल शहर भी नहीं आएगा, लुधियाना शहर का भी प्रयोग नहीं होगा। तो कहां पर लिखी गई है ये सतपुड़ा के घने जंगल कविता? बैतूल शहर में लिखी गई है। अगर पहाड़ पूछ लिया जाए तो विंध्याचल पहाड़ यहाँ पर आएगा। विंध्याचल आपको पता है कोई शहर नहीं है, विंध्याचल क्या है? पहाड़ का नाम है। और पहाड़ अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा पहाड़ जाएगा सतपुड़ा के घने जंगल कविता में? विंध्याचल जो पहाड़ है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्योंकि सतपुड़ा के घने जंगल में बताया ही क्या गया है, जो घने जंगल है उनमें जो जीव जंतु रहते हैं, कौन सी जाति है, कितने मुर्गे, कितने तीतर, ये सब इस कविता में बताया गया है। तो आपको इस कविता को अच्छे से याद करना पड़ेगा। इसमें जो भी दिया गया है, इसमें जानवरों के नाम दिए हैं या फिर इसमें कौन सी जाति आई है, कौन से वाद्य यंत्र है, कौन सा त्योहार है, ये सब आपको इस कविता से देखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी, ब्रिज गवानी में पावन जवे लगी। ये ब्रज भाषा में पंक्तियां हैं। पूछा गया है कि ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। ये चारों ही क्या है? आधुनिक काल के कवि हैं। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया इन तीनों ने, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर और जो सत्यनारायण कवि रतन ये दो ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने किसका प्रयोग किया था? इन्होंने किया था ब्रज भाषा का प्रयोग। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो खड़ी बोली के कवि हुए हैं, लेखक हुए, उनको क्या कहा था? हठी कहा था। ये भी बात ध्यान रखनी है। तो भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी, ब्रिज गवानी में पावन जवे लगी, ये पंक्तियां जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा ब्रज भाषा में लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। बांधो ने नाव इस ठाव बंधु कविता कितनी पंक्तियों में लिखी गई है? बांधो ने नाव इस ठाव बंधु ये निराला की कविता है और पूछा गया कि ये कविता कितनी पंक्तियों में लिखी गई है। जैसे नागार्जुन की कविता है अकाल, कौन सी है? अकाल और उसके बाद अकाल दर्शन तो किसकी है? धूमिल की है। लेकिन अकाल और उसके बाद कविता किसकी है? नागार्जुन की है। और अकाल और उसके बाद कविता 8 पंक्तियों में लिखी गई कविता है, ये ध्यान रखना है। उसी तरह यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बांधो ने नाव इस ठाव बंधु कविता कितनी पंक्तियों में लिखी गई है? तो ये कितनी पंक्तियों में लिखी गई कविता है? ये 10 पंक्तियों में लिखी गई एक छोटी सी कविता है। ध्यान रखना है कितनी पंक्तियों में लिखी गई है? 10 पंक्तियों में लिखी गई कविता है। आगे क्वेश्चन है कि आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है? महादेवी वर्मा के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा, मुक्तिबोध के द्वारा या फिर धूमिल के द्वारा। तो ये पंक्तियां भी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। अब आपको ये सर्च करना है कि ये पंक्तियां कहां से उठाई गई हैं। महादेवी वर्मा की जितनी भी कविताएं आपके सिलेबस में है, आपको ये पंक्तियां ढूंढनी है कि ये पंक्तियां किस कविता से उठाई गई हैं। ये आपका होमवर्क है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अब तो हवा भी बुझ चुकी है, सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं। नक्सलवाड़ी कविता में जो बुझ शब्द है यानी बुझना शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये आप लोगों को बताना है कि अब तो हवा भी बुझ चुकी है, सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं। नक्सलवाड़ी कविता में बुझना जो बुझ ये शब्द आया है, इसका अर्थ आपको बताना है कि किसके लिए प्रयोग हुआ है। स्वतंत्रता के बाद बेरोजगारी दूर करने का, जंगल में फैली आग बुझाने का, सब कुछ जलकर खाक हो गया है उसके लिए, या फिर देश को आजाद करने के लिए। तो अब तो हवा भी बुझ चुकी है, सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं। ये कविता नक्सलवाड़ी कविता धूमिल के द्वारा लिखी गई, प्रजातंत्र पर बहुत बड़ा व्यंग्य यहाँ पर किया गया है। स्वतंत्रता के बाद बेरोजगारी दूर करने के जो बड़े बड़े नारे लगाए गए थे, उस पर यहाँ पर क्या है बताया गया है। बुझना शब्द उसके लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ नहीं। जब आप इस कविता को पढ़ते हो, इसके अर्थ को जानते हो, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद जो बेरोजगारी दूर करने का जो भूख थी, महामारी थी, मतलब जो कुछ भी था कि मतलब स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस कविता के माध्यम से धूमिल जी कहते हैं, तो ये उसी के लिए प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आपके मैंने 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हिंदी कविता यूनिट 5 से कंप्लीट करवा दिए हैं। इसी तरह धीरे-धीरे मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आती रहूंगी। आप लोगों को बस एक काम करना, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आज मैंने हिंदी कविता यूनिट 5 के जो 25 क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि अभी आपके जो एग्जाम है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछा जाता कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, ऐसा देवीणा किसके द्वारा लिखी गई थी, या फिर राम की शक्ति पूजा जो कविता है वो किस में संकलित है, ये आपसे नहीं पूछा जाता। अब बिल्कुल जो कविता है उसकी जो लाइनें हैं वो उठाकर दी जाती है और पूछा जाता है कि पहले से बाद के क्रम में लगाइए, या फिर वहां से कोई एक शब्द उठाया जाता है, पूछा जाता है कि इसका क्या अर्थ है। तो इसी तरह से आप लोगों को ये कविता की जो यूनिट है इसको कवर करना है। एक वीडियो में आपको अलग से बनाकर बता दूंगी कि किस कविता की आपको भूमिका करनी है और कौन सी कविता को आपको बिल्कुल कंठस्थ करना है, क्योंकि अब आपको समझने पर नहीं बल्कि रटने पर फोकस करना है, अगर मैं हिंदी कविता की बात करती हूँ तो। क्योंकि पहले से बाद के क्रम में आपसे लाइनें पूछी जाती हैं, वैसे तो कंठस्थ देखो भाई यूजीसी नेट अब पेपर ही ऐसा टफ बनाने लगा है, मैं कहूँ कि बच्चों के लिए मतलब मुश्किल हो गया, क्योंकि कंठस्थ ही करवाता अगर वो पहले से बाद के क्रम में अगर पंक्तियों को पूछता है। अब इतनी मोटी-मोटी बुक है, कोई 150 पेज की है, कोई 200 की है, कोई 300 पेज की, कोई 400 की है, तो बच्चा कैसे याद रख सकता है? हाँ, इतना ज़रूर कर सकता है बच्चा कि उसको मतलब एक स्टोरी टाइप में याद करके वो ये समझ सकता है कि पहले ये स्टोरी आई थी, बाद में ये आई थी, बाद में ये आई थी। अगर मैं मेरी बात करती हूँ तो मैंने तो कुछ इसी तरह से किया था, क्योंकि एक-एक लाइनें याद रखना मतलब बहुत ही मुश्किल है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहें और बार-बार अब आपको रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। थैंक यू।